Yes, a very good evening to my class 9th. How are you all? I hope you all are enjoying the rain. Yes. Okay, so yes, we were doing physics, and in physics we were doing gravitation, and I'm your Nandini ma'am. Today we are going to do a very interesting topic. Although in NCERT it's like given in just a column thing, box में दिया हुआ है, but I want कि आपको at least उसके बारे में थोड़ी सी information होनी चाहिए. Till now we have been accustomed to the topic, to the universal law of gravitation के हम in touch आए हैं. We know about the things, how the force is being influenced by the masses of the objects and the distance between the objects. Now we will see. देखो, जब हम universal law of gravitation की बात कर रहे हैं, obviously वो जो law था that is being applied in everywhere. मतलब universe में आप जहां मर्जी चले जाओ, वो आपका जो law है it is applicable, right? अगर हम सन और अर्थ के बीच में बात करते हैं तब भी वो लॉ हमारे लिए वहां पे एप्लीकेबल है. अगर हम हमारे और अर्थ के बीच में बात करते हैं तब भी वो लॉ एप्लीकेबल है. सो दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सिमिलरली एक और एस्ट्रोनॉमर थे इन अराउंड आप लगा सकते हो 16th सेंचुरी में, सच अ लॉन्ग टाइम बैक, राइट. वो थे हमारे केपलर, राइट. उन्होंने जो ये प्लैनेट्स का मोशन होता है इसके बारे में ही वाज वेरी क्यूरियस, वेरी वेरी क्यूरियस, एंड ही रियली स्टडीड देम हार्ड. उन्होंने उस टाइम पे 3 लॉज दिए थे जो आपको प्लैनेट्स का जो मोशन है उसके बारे में काफी कुछ बताते हैं, राइट. अब देखो ये जो मोशन था, यही वाले जो लॉज इन्होंने हमें दिए, दे वर एप्लीकेबल टू द सैटेलाइट्स आल्सो, जो हमारे हम मून्स बोलते हैं. प्लैनेट्स के पास मून्स होते हैं. सो अब हम बात करेंगे केपलर्स 3 लॉज ऑफ मोशन, प्लैनेटरी मोशन, राइट. मोशन में कंफ्यूज मत हो जाना मैम, और लॉज याद करने पड़ेंगे, राइट. लेकिन बेटा इसमें क्या है, ये जो आप लॉज करोगे दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. अब हमारा जो वेरी फर्स्ट लॉ है वो क्या है, पहला हम लॉ की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसकी थ्योरी समझेंगे. ऑल्दो ये हमें बहुत डिटेल में नहीं करना है, ठीक है. तो फर्स्ट आपका है जो प्लैनेट्स हैं. हमारा आइडिया क्या रहता है जब भी आपको कोई सोलर सिस्टम बोलता है बनाने को, ये आपने बनाया सन और ऐसे ऐसे गोले बना देते हो, ये आपके बन गए प्लैनेट्स. नो, केपलर सेड नो. Planets, they revolve around the sun in elliptical orbits, right? With the sun at one of the 2 foci of the elliptical orbit, right? मतलब क्या है, ये suppose करो एक आपका एक elliptical orbit है. I'm just drawing it like this, rough diagram है ये, ठीक है. ये आपका आता है, इसका एक फोकस है. इसकी जो डिटेलिंग है ना बेटा इन लॉज की, दैट इज देयर इन हायर क्लासेस. मैं सिर्फ आपको इंट्रो सेशन दे रही हूँ बस. ये आपके 2 फोकाई हैं और एक फोकस पे सन होगा ही होगा, ठीक है. और ये आपका प्लैनेट हो गया, राइट. सो प्लैनेट जो है इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन नॉट अ सर्कुलर मोशन बट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है. क्लियर हो गया, समझ में आ गया. सो प्लैनेट्स का जो मोशन है, राइट, प्लैनेट्स दे मूव इन elliptical orbits, right? Elliptical orbits. Yes, clear है. ओहो, ये एक आया हमारा एक्स्ट्रा. Yes, clear. ओके जी, ये वाली बात क्लियर है. ओके. हमारा जो प्लैनेट्स का एक ऑर्बिट की जो शेप है दैट इज नॉट सर्कुलर, दैट इज एलिप्टिकल. ओके. अब ठीक है जी, ये तो समझ में आ गया, एलिप्टिकल है. अब इसी के बेस हमारा जो सेकंड लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आप देखो कैसे उसने प्रिडिक्ट किया. अब देखो जब एलिप्टिकल है, अब मुझे ये बताओ, ये आप डायग्राम देख पा रहे हो, सेकंड लॉ इसी पे बेस है, ठीक है. तो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ अ सेपरेट डायग्राम. इसमें समझो ये प्लैनेट है, ठीक है. कुछ देर के बाद ये प्लैनेट यहाँ आ गया, ठीक है. इसने अब मानो ये सन को यहाँ से देख रहा है, ये पहले यहाँ था, ठीक है. और इसने कुछ टाइम पीरियड में ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक हो गया. हम इस पॉइंट को मान लेते हैं ए और ये हो गया बी, ठीक है बेटा. ये इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया इस एलिप्टिकल ऑर्बिट का. उसी टाइम में यहाँ से दिस विल बी ए डैश से उसने यहाँ पे ट्रेवल किया बी डैश. ये उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया. अब इसमें क्या रहता है कि भाई जो प्लैनेट है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, वो इस तरह से रिवॉल्व करता है कि
वो एक इक्वल एरिया को कवर अप करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ गए मेरी बात? मतलब क्या है, देखो जब ये मतलब पास में होता है तो क्या होगा, बहुत तेजी से मूव करता है, राइट। और जब ये दूर होता है तो क्या करेगा, बहुत स्लो मूव करता है, राइट। क्लियर है ना? यस। तो इसका क्या मतलब बना, अगर हमारा एक सर्कुलर मोशन हो तो उसके लिए आपको एक यूनिफॉर्म स्पीड चाहिए। इस केस में प्लैनेट के पास यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, उसकी स्पीड कम ज्यादा हो रही है। आप देख पा रहे हो? अब देखो सिंपल सी बात है, ये सन है, अब इस प्लैनेट पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है वो कौन लगा रहा है, सन लगा रहा है, राइट। और हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से ये पढ़ा है कि भाई जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यस। भव्य आप मुझे बताओ, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? मैं अभी बेटा खत्म नहीं हुआ टॉपिक, मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं फिर आपको मैं दोबारा समझाऊंगी। यस भव्य, नाउ टेल मी, प्लैनेट अगर पोजीशन ए पे है तो व्हाट विल बी, एक बार प्लैनेट है पोजीशन ए पे और एक बार है प्लैनेट ए डैश पे, ठीक है। टेल मी एट विच पोजीशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर। यस बेटा, हम ए डैश पे होगी। A dash पे होगी। Ashi, can you give me the reason for this? Bhavya is saying कि ma'am, if planet A, the planet is at A dash, the force of attraction will be more at this place as compared to position of A. Can you give me the reason? Yes. मैम कैन आई गिव? Yes. बताओ। मैम क्योंकि मैम जो ए डैश प्लैनेट है मैम वो सन के क्लोज है तो उसके अंदर ज्यादा अट्रैक्शन होगी मैम Yes. कंपेयर टू जो वहां दूर है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, डिस्टेंस को कर दिया है कम, तो अब ये इनवर्स है तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ओके। सो ऑब्वियसली जब यहाँ पे फोर्स बढ़ गई, हमें मालूम है फोर्स ने क्या करना है, इट विल प्रोवाइड द मोशन, तो यहाँ पे ये क्या होगा, बहुत तेजी से चलेगा, राइट। और यहाँ पे उतना ही स्लो हो जाएगा, ढीला ढाला चलेगा, राइट। क्योंकि हमारा फोर्स ही कम मिल रहा है तो मोशन कहाँ से आएगा, समझे मेरी बात? यस। सो इस लॉ के अकॉर्डिंग मैं एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर देती हूँ, each planet revolves around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps over equal areas in equal intervals of time. yes, मतलब equal interval of time में आपका जो एरिया कवर्ड होगा वो सेम रहता है, ठीक है। चाहे वो इधर है चाहे वो इधर है, उसका एरिया जो होगा, जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे वो सेम आएगा, मतलब ये वाली चीज विल बी इक्वल टू ये वाली चीज। ओके। तो ये हमारा है। अब इससे हमें इस सेकंड लॉ का फायदा क्या है, भाई हमने कौन सा मैथ्स करनी है वहां पे, हमें ये पता लगा कि जो प्लैनेट्स है ना बेटा, दे आर नॉट मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, दे आर नॉट मूविंग, समझे मेरी बात? दे आर नॉट मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, अगर वो कांस्टेंट स्पीड पे होते तो उनका जो ऑर्बिट है दैट वुड हैव बीन अ परफेक्ट सर्कल, लेकिन वो नहीं है, वो क्या है, इलिप्टिकल है, राइट। तो स्पीड कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, राइट। तो स्पीड सम, अगर वो सन के पास है तो क्या हो जाएगा, क्लोजर टू सन है तो गैस आशी क्या होगा, स्पीड पे क्या असर होगा, इट विल इंक्रीज। और अगर वो सन से दूर चला जाए, डिस्टेंट फ्रॉम द सन, तो क्या होगा, डिक्रीज। स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज। यस, क्लियर हो गए, ये दो लॉस क्लियर हुए आपको। हमें इसको लर्न नहीं करना है बेटा, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, वी आर नॉट गोइंग टू लर्न दैट, लेकिन ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए, जब हम ग्रेविटेशन कर रहे हैं वी शुड बी अवेयर ऑफ दीज लॉस, बिकॉज हमने, ये पर्सन ने इतनी बड़ी बातें हमें बताई हैं, ही हैज फ्रेम सच ब्यूटीफुल लॉस, और इतना हार्डवर्क छुपा है, हाउ कैन वी डिसऑनर देम, राइट। तो हम उस पर्सन को डिसऑनर नहीं करेंगे, हम इस चीज को पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी, और इसको अपने माइंड में भी रखेंगे। ओके। नाउ द थर्ड लॉ, थर्ड लॉ तो और भी मजेदार है। थर्ड लॉ क्या कहता है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, राइट, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, उसे हम क्या बोलते थे, डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, उसका क्यूब, राइट, तो हम ले लेते हैं डी क्यूब, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन, जितना उसको सन के आसपास घूमने में टाइम लग रहा है, ठीक है, क्लियर है। क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन यस
object या planet and the sun is directly proportional to the square of the time, right, which the planet takes to move around the sun. ये इसका जो थर्ड लॉ है, that is very very important, very very important. आप ये देखो, जिसको जितना ज्यादा टाइम लग रहा है उसका डिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, नेचुरल सी बात है. हम उल्टा भी देख सकते हैं, जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, सन से दूर होगा, वो उसको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा उस ऑर्बिट को कंप्लीट करने में, राइट. तो ये वाला जो लॉ है, थर्ड लॉ, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. दिस वन इज योर थर्ड लॉ. ठीक है बेटा. तो इससे आप एक चीज बता सकते हो कि डी क्यूब ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये हमेशा कांस्टेंट आती है वैल्यू, हमेशा, जिस मर्जी पॉइंट पे आप देख लो, इट विल बी कांस्टेंट. यस. तो इसका ये मतलब है कि ठीक है, केपलर ने हमें ये लॉज दिए, राइट, ही डिड अ रियली गुड जॉब, लेकिन वो प्लैनेट्स की जो मोशन हो रहा था उसको समझा नहीं पाया कि एक्चुअली जो प्लैनेट्स हैं व्हाई दे आर मूविंग. उसने हमें ये बताया, ऑल्दो उसने हमें ये बताया कि प्लैनेट्स जो हैं वो सर्कुलर मोशन में नहीं है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में है. इलिप्टिकल ऑर्बिट में होने की वजह से उस प्लैनेट्स की कांस्टेंट स्पीड नहीं है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, बट ही वाज नॉट एबल टू टेल व्हाई. इस व्हाई का सॉल्यूशन किसने दिया? न्यूटन ने दिया, है ना. न्यूटन ने हमें क्या दिया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके हिसाब से उसने ये बोला कि भाई ये जो सन है ना, ये है असली कल्प्रिट. ये सब प्लैनेट्स के ऊपर क्या कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि मास ऑफ द सन इज टू बिग. ठीक है, तो वहां पे, और प्लैनेट्स का भी मास काफी ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली जो एक यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, इट रियली मीन्स अ लॉट. वहां पे ये अपना रोल प्ले करता है और सारे प्लैनेट्स को अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रखता है. उन्होंने उसी ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते रहना है, राइट. सेम थिंग अप्लाइज विद सैटेलाइट्स. ओके, यस, इज इट क्लियर? यस. नाउ देखो, अब जो ये एक इनवर्स स्क्वायर रूल था हमारा, क्या था? हमें न्यूटन ने क्या बताया था कि एफ जो है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर. ये बोला था ना उसने बात हमें. तो कैसे पता लगा? इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल. ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि ये नोट्स आपके पास पहुंच जाए. इनवर्स स्क्वायर रूल क्या है जी? बताओ जरा एक बार दोबारा से. इट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर. Okay, this one is your स्क्वायर. inverse square rule and it is given by, किसने दिया है ये हमें? न्यूटन ने. न्यूटन. वेरी गुड, वेरी गुड. अब देखो न्यूटन को ये आइडिया कैसे आया कि भाई जो फोर्स है, उसने कौन सा मेजर किया था जाके कि जो फोर्स है ये इस, मतलब इसके ऊपर डिस्टेंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है. हाउ डिड ही कम टू नो? अब ये देखो, साइंटिस्ट जो होते हैं, दे आर वेरी वेरी उनको एकदम से स्ट्राइक करती है चीजें. अब देखो इसने कैसे देखा कि इसने केपलर का थर्ड लॉ लगाया. अब देखो केपलर ने तो 16th सेंचुरी में अपना काम करके छोड़ दिया, राइट. अब इसने ये बोला कि भाई assumption हमने लगा दी कि भाई जो सन है ना, उसके आसपास का जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर लगा लो. अब कैसे है देखो, अगर आपने किसी भी मोशन में सर्कुलर मोशन लगाना है तो विल एफ जो है दैट विल बी इक्वल टू एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी एंड दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r. ठीक है, ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स है और एक जो प्लैनेट है उसका मास m है, वो एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और ऑर्बिटल जो रेडियस है उसका वो है r. ठीक हो गया. अब हमें ये मालूम है अगर आप एक सिंगल प्लैनेट ले रहे हो तो ये m तो कांस्टेंट हो गया. इसका मतलब क्या बना कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन r. ठीक हो गया, क्लियर. अब ये तो ठीक हो गई बात, लेकिन आपको ये पता है जब आप एक सर्कुलर मोशन की बात करते हो तो v जो है दैट बिकम्स इक्वल टू 2πr. सर्कमफ्रेंस हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि जो मास, जो प्लैनेट है ना, वो प्रॉपर एक सर्कल में घूम रहा है. ये एक अजम्पशन उसने की. बिना अजम्पशन के आप किसी चीज पर ड्राइव नहीं कर सकते. आपको एक चीज माननी पड़ती है मन में कि हम ये मान लेते हैं, अब इस पे चलते हैं. तो 2πr उसने ले लिया. अब इसका क्या मतलब बना कि भाई जो v था, ठीक है, दैट वाज 2πr ओवर t. अब ये t कहां से आया? t था, उसको टाइम पीरियड क्या लगा पूरा रेवोल्यूशन करने में? वो 2πr था. ठीक है ना, हमारी ये डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम, ये तभी बनेगा ना. यस, ये तो मैंने आपको बताया जो डिस्टेंस कवर इसने किया.
ठीक है, स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 पाई आर अपॉन टी करोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही करते हैं ना हम, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम ही करेंगे ना, तभी वेलोसिटी आती है। यस मैम। राइट, तो अब हमने क्या किया, तो बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यस, आर स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर। राइट, अब ये तो कांस्टेंट है वैल्यू, क्लियर। अब देखो बेटा, अब इसमें क्या होगा, हम इसको क्या करेंगे, दोनों साइड को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे, राइट साइड को हमने मल्टीप्लाई करना है बाय, मतलब मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे आर के साथ, तो इट विल बिकम बी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब ओवर टी का स्क्वायर इनटू आर। ठीक है, ये मैथ्स में एक स्टेप होता है, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो, ठीक है बेटा। सो अब यहाँ पे देखो सिंपल बात है, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया बाय आर, सो वी गॉट बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब ओवर टी स्क्वायर डॉट आर। अब देखो आर क्यूब ओवर टी स्क्वायर ये कांस्टेंट है एज पर द केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, ये केपलर का थर्ड लॉ है, राइट। तो जब आपने इस कांस्टेंट को हटाया तो वी स्क्वायर क्या बन गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। अब हम इस वैल्यू को वी विल बी यूटिलाइजिंग इन आवर ये वाली वैल्यू, इसको हम नाम दे देंगे I1। ठीक है, ये हमारा बन गया I1। जब आपने यहाँ पे बी स्क्वायर को हटा के 1 बाय आर लिखा तो ये क्या बन गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट न्यूटन अराइव्ड एट। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया, इनवर्स स्क्वायर रूल।